हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपके साथ विकास नैन। आज हम आपके लिए इस वीडियो में साइंस के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पीछे एचएसएससी की और सेंटर की नौकरियों के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, वायु की गति मापने का यंत्र क्या है। वायु की गति मापने का यंत्र क्या है। ओडोमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर और एनीमोमीटर। तो दोस्तों, जो एनीमोमीटर है वो वायु की गति मापने का यंत्र होता है। इसके अलावा जो ओडोमीटर है वो दूरी मापने का यंत्र होता है, दूरी मापने का यंत्र होता है। और जो बैरोमीटर है वो वायु दाब मापने का यंत्र होता है। और जो स्पीडोमीटर है वो वाहनों की गति मापने का यंत्र होता है। लेकिन जो एनीमोमीटर है वो वायु की गति मापने का यंत्र होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, खसरा और रूबेला किसके द्वारा होते हैं। खसरा और जो रूबेला है ये रोग होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं। जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो इसका जो आंसर है वो होगा विषाणु, वायरस के द्वारा ये होते हैं। जो खसरा होता है वो मोरबेली वायरस के द्वारा होता है, वायरस का नाम है मोरबेली। और जो रूबेला है वो रूबेला वायरस के द्वारा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल मुख्य रूप से कहाँ मिलता है। पौधों में क्लोरोफिल मुख्य रूप से कहाँ मिलता है। जड़ में, फल में, पत्तियों में या फिर तने में। तो इसका जो आंसर है वो होगा पत्तियों में। क्या होगा, पत्तियों में। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, इसलिए इसका आंसर पत्तियां होगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, मैनीजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मैनीजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मस्तिष्क को, यकृत को, आंख को या वृक्क को। इसका आंसर होगा मस्तिष्क को। किसको, मस्तिष्क को। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता जिसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं, उसका फादर कौन है। गेलन, स्टीफन हेल्स, जी जे मेंडल या फिर अरस्तु। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जी जे मेंडल। जी जे मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। कई कंपटीशन एग्जाम में ये रिपीट किया गया है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। लाइफ पीरियड ऑफ लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन या 240 दिन। तो दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी जीवन अवधि 120 दिन होती है। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो इरिथोसाइट्स है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या है। इरिथोसाइटस याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथोसाइट्स। और इसकी जो जीवन अवधि है वो कितने दिन होती है, 120 दिन। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया क्या है, रक्त का कैंसर, नेत्र रोग, तंत्रिका रोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ल्यूकेमिया होता है उसको ब्लड कैंसर कहते हैं, रक्त का कैंसर भी कहते हैं। इसमें जो WBC होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनकी जो संख्या है सामान्य से अधिक हो जाती है और इसी कारण से रक्त का जो कैंसर है वो रोग होता है। उसके बाद सफेद रक्त कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है। WBC, सफेद रक्त कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स, एरिथोसाइट्स, अस्थि मज्जा या प्लेटलेट्स। तो इसका जो आंसर है वो होगा ल्यूकोसाइट्स। क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स। और पीछे प्रश्न में बताया था एरिथोसाइट्स किसका नाम है, वो होगा RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद, दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। कॉपर, आयोडीन, लोहा या फ्लोरीन। तो जो इसका आंसर है वो होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण दांतों में मजबूती आती है, दांतों का जो निर्माण है वो अच्छे प्रकार से होता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम मिलता है। पेप्सिन, टाइलिन,
ट्रिप्सिन या चैमोट्रिप्सिन। तो दोस्तों जो लार है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, भोजन सामान्यतः कहाँ पचता है? जो भोजन है हमारा फूड है वो कहाँ पचता है? लीवर में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो इसका जो आंसर है वो होगा छोटी आंत। जो छोटी आंत है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और जो हमारा भोजन है वो छोटी आंत में ही पचता है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कोशिका का शक्ति ग्रह यकृत, फेफड़े, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या सभी गलत है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु क्या है? विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु क्या है? प्लेटिनम, हीरा, लोहा या फिर सोना? तो इसका आंसर होगा हीरा। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कठोर वस्तु फिर तो होगा हीरा, और अगर ये आ जाए कठोर धातु क्या है? कठोर धातु क्या है? उसका आंसर होगा प्लेटिनम। क्या आंसर होगा उसका? प्लेटिनम। तो दोस्तों ये याद रखना है, कठोर वस्तु हीरा और कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसको हम घरों में भी प्रयोग करते हैं। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, सीमेंट की खोज किसने की? सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पर्डिन, जेनसिन, अगस्तिस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा जोसेफ आस्पर्डिन। ये इंग्लैंड के राजमिस्त्री थे और 1824 में इन्होंने क्या है? सीमेंट की खोज की थी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण को अन्य कौन सा दर्पण भी कहते हैं? जो अवतल दर्पण होता है उसका दूसरा नाम क्या है? अपसारी, अभिसारी, समतल या जिग जैंग? तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी, कन्वर्जिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। और जो उत्तल लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जिंग। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? जो तारे होते हैं आकाश में किस कारण से टिमटिमाते हैं? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के विक्षेपण से, प्रकाश के अपवर्तन से या इनमें से कोई नहीं? तो जो तारे हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है वो है, दूध का घनत्व को कैसे मापते हैं? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या आर्द्रता मापी से? तो दूध का जो घनत्व है दोस्तों वो हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, जो हाइड्रोमीटर है, क्या है जो हाइड्रोमीटर है उससे हम मापते हैं अपेक्षिक घनत्व को। अपेक्षिक घनत्व को। जो बैरोमीटर है वो वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? वायु दाब। और जो आर्द्रता मापी है वो आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में अक्सर रिपीट किए गए हैं, चाहे एचएसएससी की बात हो या फिर एसएससी की बात हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो डेली हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।